हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आपका स्वागत है अपने चैनल MKG मैथ्स एकेडमी में। तो हम इंटर के फिजिक्स की ये दूसरी वीडियो है। तो इसमें क्या है, फिजिक्स का पहला फिजिक्स है, फर्स्ट भाग फिजिक्स का। यूनिट क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र। और इसका सब चैप्टर जिसमें हमने इसको तोड़ा था, दो भागों में डिवाइड किया था। तो पहला सब चैप्टर क्या है, कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो देखो इसमें सबसे पहली हेडिंग क्या है, विद्युत आवेश। तो अब जो विद्युत आवेश है वो क्या होता है, जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो पदार्थ छोटे छोटे कणों को या छोटे छोटे किसी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वो कंघा होता है, सिर में आपने कंघा किया उसको और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो वो उसको क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। तो देखो विद्युत आवेश क्या है, जब दो पदार्थों को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है, यानी कि कंघे को बालों में रगड़ रहे हैं या कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ रहे हैं, सिल्क पर, तो वह हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, यानी कि वो छोटी छोटी वस्तुओं क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो कहता है तो उस स्थिति में पदार्थ आवेश में या विद्युत में कहलाता है, इसी को विद्युत आवेश कहते हैं। तो पदार्थ पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। जो आवेश आ जाता है यानी कि पदार्थ जो है इस समय आवेश में स्थिति में है, तो वो विद्युत आवेश कहलाता है। परिभाषा ये है कि हमने छोटी परिभाषा लिखी है, ये वो है जब हम आवेश को उत्पन्न कर रहे हैं। अब इसकी शॉर्ट जो है परिभाषा क्या है, किसी वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। ये सबसे इसकी छोटी परिभाषा है और आसान है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि Q से इसको हम दिखाते हैं कि डू नोट करेंगे इसको Q से। तो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है, कांच की छड़ ली है, इधर रेशम का कपड़ा लिया है। जब इसको इस पर रगड़ा जाता है, ये हम रगड़ रहे हैं इसको, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हुए, तो हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। जब ये प्रयोग पहली बार किया गया था 17वीं शताब्दी में, तो क्या हुआ था, जब ये प्रयोग किया गया, यानी कि एग्जाम्पल है, तो प्रयोग किया गया था, तो मान लिया था कि कांच पर क्या है, धनावेश आ गया है और रेशम के कपड़े पर क्या आ गया है, ऋणावेश आ गया है। अब फिर उसको क्या करा उन्होंने, इन दोनों को वापसी दोबारा आपस में लेकर गए, तो क्या हो गया, ये उदासीन हो गया। फिर बाद में ये किसी छोटे छोटे टुकड़ों को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहे थे। तो इससे ये पता लगा कि आवेश जो है दो ही प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। धनावेश और ऋणावेश का कैसे पता लगा, जैसे कि ये दो वस्तुओं को इन्होंने क्या करा, आपस में रगड़ा, इसी प्रकार से दो अन्य वस्तुएं ले ली, यही फिर आपस में रगड़ा। तो जब कांच की छड़ को आपस में पास में लेके गए, तो वो क्या करने लगे, एक दूसरे को दूर हटाने लगे, और कपड़े को लेके गए तो इसको भी दूर हटाने लगे। इसका मतलब क्या है कि जो इस पर कांच की छड़ पर आवेश है, वो अन्य दूसरी कांच की छड़ पर जो आवेश है उसको क्या कर रहा है, दूर हटा रहा है, यानी कि प्रतिकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार से रेशम के कपड़े पर जो आवेश है वो अन्य रेशम के कपड़े के आवेश को क्या कर रहा है, दूर हटा रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से आवेश जो हैं, सजातीय आवेश, एक से जो आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को पास में लेके आए, तो ये कि इसने क्या करा, एक दूसरे को आकर्षित करा, और बाद में क्या हो गया, ये पास में लेके जाने पर उदासीन हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि आवेश क्या थे, दो प्रकार के थे,
उसको हम वापसी पास में लेके जा रहे हैं तो वो उदासीन हो जा रहे हैं, यानी कि अन्य कोई तीसरा आवेश नहीं है। दोबारा इसको रगड़ रहे हैं तो ये उदासीन हो जाते हैं, कोई अन्य आवेश इस पर उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इससे ये पता लगा कि एक से आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और विपरीत आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे कि इसे दोबारा पुनः रगड़ने पर ये क्या होता है, उदासीन हो जाते हैं। तो देखो जब 20वीं शताब्दी आई तो उस समय जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तब पता लगा कि कांच की छड़ पर क्या है, धनावेश ही है और रेशम के कपड़े पर क्या है, ऋण आवेश है। तो ये इसका एग्जाम्पल था पहला, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का। इसको जब आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। तो इसके ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, बिल्ली की खाल और एवोनाइट की छड़। एवोनाइट एक पदार्थ है जिसको बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर क्या आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है और बिल्ली की खाल पर क्या आता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। जैसे कि तुमने सर्दियों में देखा होगा कि ऊनी कपड़े पहनते हैं, जैकेट वगैरह, और जब उसको सिर से रगड़ते हैं तो क्या होता है, चिंगारी सी उत्पन्न होती है और बाल खड़े से हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उस समय बालों पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। इसी तरीके से ये है, ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़े को रगड़ेंगे हम एवोनाइट की छड़ से तो क्या आएगा, ऊनी कपड़े पर धनात्मक आवेश आ जाता है और एवोनाइट की छड़ पर क्या आता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इसी तरीके से ऊनी चटाई है जिस पर धनात्मक आवेश आता है तथा रबड़ के जूते और रबड़ के जूतों पर क्या आता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। या प्लास्टिक के जूते होंगे तो भी उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो प्लास्टिक पर भी क्या आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ये इसके कुछ और एग्जाम्पल थे जो कि मैंने लिखा दिए हैं। ये जो हेडिंग है इसकी ये परिभाषा हो गई, ये विद्युत आवेश की परिभाषा हो गई है, ये है। और ये जब कैसे उत्पन्न होता है वो बताया गया है, ये भी एक परिभाषा ही है, नॉर्मल परिभाषा। और ये छोटी परिभाषा है कि हम किसको कहते हैं ये, और ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। विद्युत आवेश का मात्रक जानते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो देखो विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा लिया गया समय, धारा को बहने में लिया गया समय। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये किसके अनुसार है, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये हमारी हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर की परिभाषा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे लिया गया समय, यही तो था फॉर्मूला। तो इसके अनुसार क्या आई, क्या फॉर्मूला, वो इसका विद्युत आवेश का जो सूत्र आया है वो क्या आया, धारा गुणा समय, क्योंकि लिए गए समय की दर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो विद्युत आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुणा समय। तो इसके अनुसार इसको किससे लिखते हैं हम, Q से लिखते हैं, विद्युत धारा को I से और समय को T से लिखते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया है। तो देखो इस सूत्र के अनुसार इसका मात्रक क्या होगा, लिखेंगे विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, धारा को लिखते हैं हम एम्पियर से और समय को लिखते हैं सेकंड से। तो एम्पियर सेकंड या कूलाम, क्योंकि कूलाम ने इसकी खोज की थी तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, कूलाम कहते हैं, कूलाम। तो विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है।
अब देखो इस फॉर्मूले के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी, मैं परिभाषा भी बता देता हूं क्या होगी इसकी परिभाषा। देखो तो लिखेंगे सूत्र के अनुसार विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी कि किसी वस्तु में बहने वाला आवेश किसी वस्तु का विद्युत आवेश किसी वस्तु का वैद्युत आवेश उसमें बहने वाली वैद्युत धारा तथा लिए गए समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का विद्युत आवेश उसमें बहने वाली धारा तथा लिए गए समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो इसके अनुसार तो इसकी परिभाषा ये निकली आई, क्योंकि हमने सूत्र के अनुसार इसकी परिभाषा बना ली है, ये आ गई है। और जो हमने स्टार्टिंग में परिभाषाएं बताई थी वो क्या थी, जब विद्युत आवेश को हम उत्पन्न कर रहे थे तो वो परिभाषा उस समय के लिए थी। तो क्या है, नोट, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होगी। जैसे कि यहाँ से ये कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पर जा रहे हैं, रेशम के कपड़े पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर अधिक हो गए हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या है, इस पर ऋण आवेश हो जाएगा। और अब आगे क्या कहता है, वो कहता है यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह क्या होगी, धनावेशित हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर कहाँ जा रहे हैं, रेशम के कपड़े पर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी तो उसे क्या कहेंगे, हम ऋण आवेशित कहेंगे। तो देखो इस पर धनावेश आ गया है और इस पर क्या आ गया है, ऋणावेश आ गया है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन जब किसी अन्य पदार्थ पर जाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, ऋणावेश की संख्या को बढ़ा देते हैं, इसलिए क्या आ जाता है, उस पर ऋणावेश आ जाता है। और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और उसकी क्या हो जाती है, वहाँ पर कमी हो जाती है, तो वो क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। तो देखो वो कहता है तो यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह धनावेशित होगा। और ये जो दोनों नाम है, ऋणावेशित और धनावेशित, किसने दिया था, यह वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में दिए थे ये दोनों नाम। तो देखो अब जैसे कि हमारे पास ये है, तो ये दोनों नाम बेंजामिन किसने दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1750 में ये नाम दिए थे। अब देखो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे। देखो वो होता कैसे है, मान लो सबसे पहले कोई पदार्थ है, इस पर 10 प्रोटॉन है, 10 धनावेश है मान लो, और 10 ही क्या है, ऋणावेश है। तो अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, धनावेश तो उतना ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन तो कभी भी निकलते नहीं हैं। तो इसमें से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो क्या आ गया, -8 ऋणावेश बचा। जब निकल गए हैं तो 10 में से जब हम इसको घटाएंगे 8 को, तो कितना बचेगा,
प्लस के 2 बचेगा, यानी कि ये धन क्या हो गया, ये धनावेश हो गया, क्योंकि धनावेश की संख्या क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, और जब ऋणावेश निकल जाता है तो जो पदार्थ पर उपस्थित धनावेश है तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, ऋणावेश से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि उस पर हम धनावेश आ गया, लेकिन वास्तव में कोई जनरेट नहीं होता है कोई आवेश, वो उस पदार्थ के अंदर ऑलरेडी पहले से ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से क्या हो जाता है, उसकी मात्रा में जो अंतर आता है उसके कारण क्या कहते हैं हम कि धनावेश आ चुका है। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के जो आवेश हैं उनकी जो परिणाम में क्या आता है, परिमाण में जो अंतर आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि आवेश आ गया है। हम उसको बोलते हैं उस पर आवेश उत्पन्न हो चुका है, लेकिन वास्तव में आवेश पदार्थ के अंदर पहले से ही होते हैं। तो ये 2 धनावेश आ गया है, हम इस तरीके से बोलेंगे, ये 2 धनावेश उत्पन्न हो गया है। अब जब पदार्थ में से मान लो 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, यानी कि 10 की जगह क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन 12 हो चुके हैं। तो देखो 10 जो धनात्मक आवेश 10 था वो ऋण आवेश से क्या हो गया, कम हो गया है, तो 2 माइनस के आवेश बचा, इसे क्या बोलेंगे हम, ऋण आवेश। तो ये ऋण आवेश हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो गया, क्या आता है, ऋण आवेश आता है, जिसकी मात्रा प्रोटॉनों पर उपस्थित आवेश के कारण क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा प्रोटॉनों पर उपस्थित आवेश के मात्रा से ज़्यादा हो गई है, तो हम बोलेंगे कि उस पर ऋण आवेश आ गया है। क्यों, क्योंकि उस पर ऑलरेडी पहले धनावेश ऋण आवेश बराबर था, लेकिन कहीं से बाहर से और इलेक्ट्रॉन उस पर आए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ऋण आवेश की संख्या ज़्यादा हो गई, इस वजह से क्या हुआ, हाँ क्या बोलेंगे हम, उस पर ऋण आवेश आ चुका है वस्तु पर। तो देखो वो कहता है धनावेश यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जा रही है। देखो इलेक्ट्रॉन घट चुके हैं, और ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यहाँ पर क्या है, ऋण आवेशों की संख्या क्या है, बढ़ जाती है। 10 की जगह कितना हो गया है, 12 हो चुकी है, और यहाँ पर 10 की जगह कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। तो इस पर क्या है, धनावेश आ गया, और इस पर क्या है, ऋण आवेश आ चुका है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये धनावेश है और वो ऋण आवेश है, लेकिन वास्तव में क्या है, एक पदार्थ में ऋण आवेश और धनावेश पहले से ही उपस्थित होते हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं। समान आवेश, वो कहता है एक जैसे दिखने वाले जो आवेश होंगे, जैसे कि धनावेश हो या ऋणावेश हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे को वो क्या करेंगे, बाहर की ओर भगाएंगे। एक आवेश दूसरे आवेश को दूर की तरफ भगा देगा, जैसे कि उससे दुश्मनी हो, तो वो उसको दूर भगाएगा एक जैसे को, और क्या कहते हैं, धन को दूर भगाएगा, ऋण को दूर भगाएगा। क्यों, क्योंकि धन के मिलने पर, क्योंकि एक धनावेश है और दूसरे धनावेश के मिलने पर वो क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल नहीं हो सकते, इसलिए क्या करेंगे, वो उसको दूर भगाएंगे, यानी कि उदासीन नहीं हो सकते, इसलिए उसको दूर भगाने का प्रयास करेंगे, भागो भागो। तो एक समान आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जिसको हम प्रतिकर्षित बोलते हैं। और विपरीत आवेश का मतलब क्या, अगर एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी कि पास बुलाने का प्रयास करते हैं। पास क्यों बुलाने का प्रयास करते हैं, वो चाहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों मिलकर आपस में क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, ये एक दूसरे को पास में बुलाने का काम करेंगे, यानी कि आकर्षित करते हैं विपरीत आवेश। और समान आवेश क्या करते हैं, उसको प्रतिकर्षित यानी कि दूर भगाते हैं, और समान विपरीत आवेश एक दूसरे को पास बुलाने का काम करते हैं। तो जिसे हम आकर्षित कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, समान आवेशों के समान आवेश को दूर भगाने को हम प्रतिकर्षित बोलते हैं। तो ये आवेशों के बारे में यहाँ कंप्लीट हो चुका है।